हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आपकी जमात ने ये 26वीं आदमी तरमीम के मौके पर बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था, तो ये जो अब बातचीत का अमल, मुज़ाकराती अमल शुरू होने लगा है, ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव फेज़ है, लेकिन इसकी आउटकम जो है अभी तक हमारे सामने वाजे नहीं है। क्या इसमें भी JUI एक कोई सेंट्रल रोल प्ले करने की पोजीशन में होगी या नहीं होगी? लेकिन अजीम साहब, बुनियादी तौर पर तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा, आपने अभी कहा भी कि जमीयत उलमा इस्लाम 26वीं आईनी तरमीम में ये जितना भी प्रोसेस हुआ, ये गुफ्त शनीद से हुआ, लड़ाने धमकाने एक दूसरे को नीचा दिखाने की माहौल में नहीं हुआ। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम समझती ये है कि इस किस्म की मसाइल सियासी दुनिया में, जमहूरी दुनिया में मुज़ाकरात के ज़रिए एक दूसरे के मौक़िफ़ सुनने के नतीजे में एक नतीजे तक हम पहुँच सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार है, देखिए जमीयत उलमा इस्लाम न PTI में है, न PTI जमीयत उलमा इस्लाम में है, और न जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत का हिस्सा है, न हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम को फॉलो करती है। लिहाजा अगर दोनों ने मौलाना फजल रहमान साहब से या एक फ़रीक़ ने मौलाना फजल रहमान साहब से किरदार अदा करने का मुतालबा किया या मौलाना साहब के पास आया कि आप कोई किरदार अदा करें, तो फिर उस पर मस्बत अंदाज में फिर मौलाना साहब क्यों नहीं सोचते हैं। मौलाना साहब ने पहले भी कहा कि अगर हमसे मदद लेना चाहते हैं, हमसे इस मामले में किरदार अदा करने की डिमांड की जाती है PTI की तरफ से, या कोई तजवीज़ या कोई मुशावरत ली जाती है, तो जमीयत उलमा इस्लाम उसमें किरदार अदा कर सकती है। लेकिन ये बाद जो मुज़ाकरात शुरू होगी कल 3:30 बजे के बाद, ये उस पर इन्हिसार है कि मुज़ाकरात कहाँ तक फ़रीक़ैन संजीदा है, मुज़ाकरात में हुकूमत कहाँ तक संजीदा है और PTI, और कहाँ तक एक बात और भी है कि इख्तियारात कहाँ तक है, हुकूमत के पास इख्तियारात है या नहीं। 9 मई के मामले में, 26 नवंबर के मामले में, कैदियों की रिहाई में, ये हुकूमत के पास इख्तियार है या नहीं है। इसी तरह PTI की तरफ से जो कमेटी बैठती है उसके पास कहाँ तक इख्तियार है। अगर दूर दूर से बैठ तो के ये बातें चीज़ें करेंगे तो ज़रूरी फिर है। तो आगे काम नहीं चलेगा ना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में कुछ चीज़ें तो करके दिखानी पड़ेंगी ना। अच्छा, जुबैर बिल्कुल, मोती वो वाले साहब, जमात जब का एक आपके माहौल ताजर पैदा करना बरादरी होगा, एक फ़िज़ा पैदा आर्मी करना चीफ होगा। से इंटरेक्शन कर दी है कराची के अंदर या दीगर लाहौर में भी हुआ उनका इंटरेक्शन, तो वहाँ बहुत सारे इशूज़ सामने आते हैं, वहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी का भी इशू सामने आता है। तो आपको, मैं उनको नहीं चाहता कि आप कोट करें, अगर करना चाहें तो आप कोट कर सकते हैं, लेकिन पोलिटिकल स्टेबिलिटी क्या आ जाए पाकिस्तान में तो इकॉनमी, जिसको हम बड़ी मुश्किल से इन्फ्लेशन कहते हैं, आज 4.1% पे 81 महीनों के बाद आया है, ये लगता नहीं है कि ग्रोथ भी आनी शुरू हो जाएगी, जो अभी तक आई नहीं है। पहले क्वार्टर का भी लेस देन 1% नंबर आया है। तो हम उस तरफ जा सकते हैं जहाँ लोगों की ज़िंदगियों में एक्चुअली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं, अगर इस्तेहकाम सियासी तौर पर आ जाए। देखिए, उस मीटिंग में तो बहुत सारी बातें हुई और मैं समझता हूँ बड़ी मुस्बत मीटिंग थी वो हमारे साथ, जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो चीफ साहब ने की, और उन सारी बातों को उन्होंने समझा। मुझे खुशी इस बात की थी वो सारी बातों को समझ रहे थे। अब मैं आपको सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि अगर हम देख रहे हैं, क्या जो कल उड़ान पाकिस्तान था उसमें जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की, उसको हम देख रहे हैं या इम्पोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ हमने जाना है? असल बात तो ये है। और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आपको करनी है तो फिर आपको एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करना होगा, आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे जाना पड़ेगा, फिर आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को देखना पड़ेगा, आपको रीजनल कॉम्पिटिबिलिटी को देखना पड़ेगा कि आपके जो रीजन के अंदर जो लोग हैं वो क्या प्राइस पे माल बेच रहे हैं। सिमिलर माल्स होते हैं, रन ऑफ द मिल जो चीजें होती हैं। हम टेक्सटाइल के अंदर 19 बिलियन से फिर वापस 16 बिलियन पे हम आ गए, तो उसकी वजूहत तो कोई होगी ना। ऐसे तो कोई नहीं होता। ये तो नहीं होता कि आपने मुझे कहा कि मुझे ये आइटम चाहिए और मैं कहूँ नहीं, मैं नहीं बेच रहा। ऐसा तो नहीं है। हमारे पास तो कैपेसिटी फालतू है। हमने यही बात की कि जब तक, देखिए, अंडा पहले या मुर्गी पहले, अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है और डॉलर लेने हैं तो आपको हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को देखना पड़ेगा। उसको अगर आप नहीं देखेंगे, आप उसके पैरिटी पे नहीं लाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। आज बांग्लादेश $42 बिलियन का सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ टेक्सटाइल। ये सारा हमारा है। ये सब हम टेक्सटाइल में पैदा हुए हैं। हमारे कंट्री के अंदर पहली जो मिल लगी, जो कायदे आज़म ने संगे बुनियाद रखा, वली का टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल मिल थी। तो हम तो मतलब पैदा ही टेक्सटाइल में हुए इस मुल्क के अंदर, और आज तक हम टेक्सटाइल को चलाते हैं। हम कॉटन ग्रोअर हैं, हम 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहे हैं कॉटन के। तो हम तो मतलब हमारा बेस है, हमारी हमारी रगों में टेक्सटाइल है और बाकी चीजें। तो अगर हम उसको नहीं कर सकते और अगर हम 16 बिलियन पे 19 से जाते हैं तो उसकी वजूहत को देखना पड़ेगा। मैं आपके पास वक्त नहीं है, सारी वजूहत हैं इसके अंदर। सबसे बड़ी वजूह जो है वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन दिस कंट्री है, जो हमारे आर्क राइवल्स के साथ, हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ इंटरनेशनल मार्केट में रन ऑफ द मिल के माल में नहीं है। हम फैशन डिजाइनर नहीं है, हमारा ब्रांड्स नहीं है, हम ब्रांड्स के सप्लायर हैं। तो उनको हम वेंडर्स हैं। अगर हम वेंडर हैं तो उसको कहीं, वो तो हमको ये भी बताते हैं कि 1 इंच के अंदर कितने स्टिचेस होंगे, और उसका बारकोड भी हम लगाते हैं, प्राइस टैग भी हम लगाते हैं। तो उसके अंदर तो कोई हमारी, अगर उसको स्विच करना है हमसे कहीं और, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर हम इस हाल में अगर हमने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, सर कल दिसंबर के महीने पाकिस्तान का में जो वो बातें की बरामदात कि में हम आपको बता इजाफा है सारी वो दिसंबर के बातें महीने का करते हैं, नवंबर के उसमें मुकाबले में, वो 0.28% है। तो दैट इज़ नॉट समथिंग वी शुड बी प्राउड सर ऑफ। और इसी तरीके से अगर मैं मलिक साहब दिसंबर को आप पिछले साल यही तो मैं दिसंबर से कह रहा हूँ। मिलाऊं तो दिस इज 0.67%। तो अगर हमें वाकई एक्सपोर्ट बढ़ानी नहीं है मुझे तो हाईएस्ट टैरिफ बिजली के हैं पाकिस्तान में, हाईएस्ट टैरिफ गैस के हैं पाकिस्तान में, 50 एजेंसी हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है, उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करते। तो फिर हम कहते हैं कि साथ इंटरनेट भी बंद कर देंगे, फिर आईटी एक्सपोर्ट से भी 15 अरब डॉलर कमाएंगे इंटरनेट बंद करके। तो फिर हमें मेरे ख्याल में अपनी पहले दिमाग का टेस्ट करवाना चाहिए कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। नज़र आ रहा है सबको, लेकिन कर क्यों नहीं रहे हैं।